अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डॉक्टर ग़ज़ाला ताहिर, लाइफ कोच काउंसलर, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ ईगो। बहुत सारे सवालात ईगो के सिलसिले में मेरे पास आते रहते हैं। काफ़ी सारे लोगों को एक्सप्लेन करने के बावजूद भी बहुत सारी चीज़ें समझ नहीं आती। बहुत सारे सवाल जो कि हम देख रहे हैं कि क्या अना हमारी दुश्मन है, इसे तफसील से बताएं। व्हाट इज़ ईगो, प्लीज़ एक्सप्लेन ईगो इन डिटेल। अना की वजाहत से बयान करें। मुझे समझने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तो अपने इर्द गिर्द हर शख्स अना परस्त मालूम हो रहा है। मुख्तलिफ़ लोगों ने ये मुख्तलिफ़ सवालात किए हैं। व्हाट इज़ ईगोइस्टिक बिहेवियर। तो आज की वीडियो मैंने इसी टॉपिक को लेकर बनाई है कि बहुत सारे लोगों को इस सिलसिले में अपने सवालात के जवाबात मिल जाएंगे। आज हम ईगो की सिर्फ मेन वो सिम्टम्स डिस्कस करेंगे, वो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिसके हवाले से हम किसी ईगोइस्टिक पर्सन को पहचान सकते हैं। वो क्या अलामात हैं जो एक ऐसे शख्स के अंदर नज़र आती हैं जिसका कि बिहेवियर ईगोइस्टिक होता है। तो आज के इस टॉपिक में, आज की इस वीडियो में हम ईगोइस्टिक पर्सनालिटी को डिस्कवर करेंगे और हम देखेंगे कि एक ईगोइस्टिक बिहेवियर क्या है और कैसे हम पहचान सकते हैं। आज की दुनिया में अगर हम देखें तो 99.9% लोग हमें ईगोइस्टिक ही मिलते हैं। कुछ लोगों में ईगो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है और कुछ लोगों में कुछ कम होती है। लेकिन अना जो है वो, उसके जो भी हक़ाइक़ हैं हम उनके बारे में जानेंगे कि अना किस तरह से, क्या हकीकी है अना, क्या ये हमारी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, क्या ये शुरू से हमारे साथ है या इस बिहेवियर को हमने अपना लिया है। तो हमें सभी समझ में आता है जब हम इसको डिस्कस करेंगे आगे कि अना जो है वो एक खोल है जो हमने अपने ऊपर चढ़ा लिया है। ये एक मेकैनिज़म है जो कि हमारा जो सेल्फ़ है उससे अगर हम अपने उसको हम किस तरह से चला रहे हैं, या तो हम ईगो के तहत उसको कंट्रोल करते हैं और या फिर हम अपने सेल्फ़ के तहत उसको कंट्रोल करते हैं। जो भी हमारे मामलात हैं, जो भी हमारी डीलिंग्स हैं, अनापरस्त जो शख्स होता है वो हमेशा सेल्फ़ सेंटर्ड होता है, सेल्फ़िश होता है, एंग्री होता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और अपने किसी भी रवैये में लचक नहीं रखता। लोगों के साथ जो उसके मामलात हैं वो हमेशा ख़राब होते हैं। उसने अपना एक फ़ॉल्स इमेज बना लिया होता है, अपना एक तसव्वुराती खाका बना लेता है जिसमें कि वो अपने आप को बहुत नुमाया करके देखता है। वो समझता है कि उससे कभी कोई गलती सरज़द नहीं होती। उसे ऐसा महसूस होता है कि उस उसने जो अपनी शख्सियत का एक खाका बनाया हुआ है उसके मुताबिक वो ख़ुद को बहुत कोई ऐसी चीज़ समझता है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा अहम है और उससे कभी कोई गलती नहीं होती। कभी भी किसी दूसरे की बात मानने के लिए तैयार नहीं होता और अपना जो उसने तसव्वुराती एक खाका बनाया है, जो अपना एक सेल्फ़ इमेज उसने तैयार कर लिया है, वो उसी को अपना रियल इमेज समझ रहा होता है, रियल सेल्फ़ समझ रहा होता है। इसी तसव्वुराती खाके को वो अपना असल समझता है। जो भी शख्स ईगोइस्टिक होता है वो दूसरों के साथ उसका रवैया जो है वो हमेशा लड़ाई झगड़े वाला होता है। किसी की कोई बात वो कभी भी मानने के लिए तैयार नहीं होता। उसको ऐसा लगता है कि हमेशा मैं ही सही हूँ। कभी उसको दूसरे के अंदर जो है वो कोई सही बात नज़र नहीं आती। कभी किसी दूसरे के मशवरे पर अमल नहीं करता। उसे हर चीज़ को लड़ाई झगड़े से डील करने की कोशिश करता है। हर लम्हे अपने आप से वो एक तरह से ख़ुद से भी एक लड़ाई में रहता है। यानी अपने रियल सेल्फ़ के साथ उसकी एक जंग चलती रहती है, क्योंकि अंदर ही अंदर उसको बहुत सारी चीज़ें पता होती हैं लेकिन वो उनको मानने के लिए तैयार नहीं होता। हमेशा वो अपने आप को इनसिक्योर फ़ील करता है, किसी न किसी हवाले से इनसिक्योरिटी उसके अंदर मौजूद होती है। छोटी छोटी बातों पर हर्ट हो जाना, छोटी छोटी चीज़ों पर दुखी हो जाना, ये एक अनापरस्त शख्स की बहुत बड़ी निशानी है कि छोटा सा भी कोई बात उसको कोई कुछ कह देगा, कोई जुमला, तो वो उस पर हर्ट हो जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी तज़लील कर दी गई है, वो बुरा मान जाता है, नाराज़ हो जाता है, अपना मूड ख़राब कर लेता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। इस बिहेवियर को अगर बड़ों में देखते हैं बच्चे, तो बच्चे भी यही बिहेवियर सीख लेते हैं और वो भी छोटी छोटी बातों पर रोना शुरू कर देते हैं, चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। अगर उनकी बात ना मानी जाए तो वो ज़ोर ज़बरदस्ती से अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। और बड़े जो होते हैं घर के, वो भी यही रवैया उनका होता है कि वो बच्चों की छोटी सी भी किसी बात पर मुदाखलत को बर्दाश्त नहीं करते। अगर उन्होंने बच्चों को कोई काम कहा है, कोई बात कही है, बच्चे ने इनकार कर दिया, तो वो फ़ौरी तौर पर गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं, मुँह बनाकर बैठ जाते हैं, बच्चे से बात करना बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चा भी इसी रवैये को सीख लेता है। तो जो इगोइस्टिक पेरेंट्स होते हैं
उनको बच्चों की तरबियत में बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वो बच्चों के साथ जिस बिहेवियर का मुज़ाहरा करते हैं बच्चे भी उसी को देख कर के सीख रहे होते हैं। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि बच्चा जो देखता है वही सीखता है। अपनी हर चीज़ को लड़ाई झगड़े से हल करने की कोशिश करते हैं। छोटी से छोटी भी बात होती है उसमें भी लड़ाई झगड़े का कोई ना कोई पहलू निकाल लेते हैं। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात समझने की ज़रूरत है। अमूमन लोग कहते हैं कि हमें उस वक्त गुस्सा आता है जब सामने वाला कोई गलत बात करता है। तो हमें इस बात को समझना है कि हमें उसी वक्त ख़ुद को कंट्रोल में रखना है अपने। अगर हम अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक हैं, उसके बावजूद भी हम किसी चीज़ को लड़ाई झगड़े से हल करते हैं, चीख कर, ज़ोर से बोलकर, तो इसका मतलब होता है कि हम ईगोइस्टिक बिहेवियर में हैं। अगर हमारे अंदर ईगो ना हो, महदूद हो, कम हो, तो हम किसी दूसरे की गलत बात पर आपे से बाहर नहीं होंगे। हम बहुत ज़्यादा गुस्से का इज़हार नहीं करेंगे। हम उस बात को नॉर्मल अंदाज में रिस्पॉन्ड करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। एक बहुत ख़ास निशानी जो ईगोइस्टिक पर्सन्स की है वो ये कि जब भी मौसम तब्दील होता है वो बीमार हो जाते हैं। नज़ला, ज़ुकाम, मौसम की तब्दीली पर, और ये बात हम अपने गिर्द अक्सर सुनते हैं कि जब भी बीमारियां थोड़ी सी फैलने लगती हैं तो हमारा यही कहना होता है, हम अपने इर्द गिर्द ये अल्फाज सुनते हैं कि बीमारी इस वजह से आ रही है कि मौसम तब्दील हो रहा है। जब भी मौसम तब्दील होता है, अगर कोई शख्स बीमार हो जाता है तो उसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि वो ईगोइस्टिक है, और ईगो की वजह से चूँकि बार बार स्ट्रेस में जाता है। यानी जैसे हमने देखा कि छोटी छोटी बातों पर वो हर्ट होता है, अमूमन वो गुस्से में रहता है, लड़ाई झगड़ा करता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो मुसलसल स्ट्रेस में रहता है। जब भी हम अपने नॉर्मल बिहेवियर से कुछ अलग शो करते हैं, जब हम बार बार स्ट्रेस में जाते हैं, किसी खौफ को, किसी परेशानी को हम बार बार लेकर के आते हैं, तो हमारा कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि स्ट्रेस क्रिएट करता है, और उसकी वजह से इंसान बीमारियों की तरफ ज़्यादा जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जब हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने इस चीज़ को बहुत तफसील से डिस्कस किया है कि स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस की वजह से हम कैसे बार बार बीमार पड़ते हैं, और कैसे हमें स्ट्रेस को रिमूव करके अपनी ज़िंदगी को आसान बनाना है, बीमारियों से हमें छुटकारा हासिल करना है। तो ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है वो क्या है कि जो भी शख्स ईगोइस्टिक होता है वो बहुत ज़्यादा ख़ुद को ओवर स्मार्ट समझ रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कि उससे बढ़कर बेहतर तरीके से कोई काम कर ही नहीं सकता। वो अपनी, यानी कि जिसको कहा जाता है कि अपने आप को बेहतर भी समझता है लोगों से और कमतर भी समझता है। बाज़ औक़ात वो कमतर भी समझता है अपने आप को, यानी किसी भी हवाले से लोगों को ख़ुद से अलग करके देखता है। या तो बेहतर समझेगा, बढ़तर समझेगा, या फिर कमतर समझेगा। ओवर कॉन्फिडेंट होगा या फिर ओवर स्मार्ट होगा। अपने आप को वो ये समझेगा कि मैं मुझसे बेहतर तरीके से कोई इस काम को कर ही नहीं सकता, जो मैं कर रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से दूसरों को अपनी मर्ज़ी से चलाने की इनके अंदर शदीद ख्वाहिश होती है। कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है कि बच्चों को अपनी मर्ज़ी से चलाया जाए कि यहाँ बैठ जाओ, ये काम कर लो, खाना खा लो, होमवर्क कर लो, इस वक्त सो जाओ, इस वक्त उठ जाओ, ये काम इस तरह से करो। यानी हर वक्त बच्चों को मैनर्स सिखाना, बच्चों को यानी इस तरह से डील करना कि बच्चा जो है वो उनकी हर बात को मान ले। अगर बच्चे ने ज़रा सा भी किसी बात से इनकार किया तो उनका रवैया फ़ौरी तौर पर ऐसा हो जाता है कि वो गुस्से में आ जाते हैं, नाराज़गी का इज़हार करते हैं, बच्चे को लान तान करते हैं, उसको बुरा भला कहते हैं, उसको काफ़ी सारी बातें सुना देते हैं। तो कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है बच्चों को भी और बड़ों को भी। जो भी ऐसे लोग जो उनके इर्द गिर्द पाए जाएंगे उनको वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई मैच वगैरह टीवी पर देख रहे हैं तो उसमें अपनी अपनी मर्ज़ी से वो चाहते हैं कि प्लेयर जो है वो अपनी इनकी मर्ज़ी से खेले, कि इस बॉल को इस तरह नहीं, इस तरह खेलना चाहिए था, ये कैच छोड़ दिया, ये चीज़ ऐसे कर दी, ये चीज़ यहाँ पर खड़ा होना चाहिए था, इस तरह की फील्डिंग होनी चाहिए थी, इस तरह गोल करना चाहिए था। यानी वो हर किसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। कोई बिज़नेस हो जाए, कोई भी काम हो, कहीं वो मौजूद हों या ना मौजूद हों, लेकिन वो अपनी मौजूदगी को हर जगह शो करते हैं कि ये काम इस तरह नहीं, इस तरह होना चाहिए। एक बहुत ख़ास बात होती है कि जो अपने से छोटे लोग होते हैं, उसमें बड़े बहन भाई अगर हैं तो छोटे बहन भाइयों के साथ उनका रवैया, वालिदैन अगर हैं तो बच्चों के साथ उनका रवैया, अगर कहीं पर उनके कोई मातहत हैं तो उनके साथ रवैया, कि उनको हर जगह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से चलाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो चीज़ आती है नज़र देखने में वो है कि इनका बहुत ज़्यादा फोकस जो होता है वो मटीरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर होता है। घर, गाड़ी, बंगला, मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जितनी भी मादी चीज़ें हैं, मादी नौइयत की जो भी आसाइशात हैं, उनके ऊपर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा होता है।
अपनी लर्निंग के ऊपर, अपनी बेहतरी के ऊपर, अपने आप को इम्प्रूव करने के ऊपर उनकी तवज्जो बिल्कुल भी नहीं होती, लेकिन उनका सारा जो फ़ोकस होता है, सारा जो ध्यान होता है, वो इस चीज़ के ऊपर होता है कि मादी चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लिया जाए, किस तरह से ज़िंदगी को अपनी आसान बनाया जाए, किस तरह से ज़िंदगी के अंदर खूबसूरती लाई जाए। एक घर अच्छा है तो दूसरा उससे ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, गाड़ी अच्छी है तो उससे बेहतर गाड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इम्प्रूवमेंट की कोशिश ना करें, लेकिन ये कि इस तरह से किसी चीज़ के ऊपर कि अपना हक़ समझकर, अपनी मिल्कियत समझकर उसको इस्तेमाल करना। ऐसे लोग जो होते हैं वो अपने घर, अपनी गाड़ी को बहुत ज़्यादा मुहतात अंदाज़ में रखते हैं। अगर किसी दूसरे से उनकी गाड़ी का छोटा-सा भी एक्सीडेंट हो जाए, कोई ख़राश लग जाए गाड़ी पर, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो उनका रवैया बहुत ज़्यादा गुस्सीला सा हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाराज़गी का इज़हार करते हैं। गाड़ी को, घर को, हर चीज़ को मतलब वो चाहते हैं कि बिल्कुल साफ़-सुथरी रहे, बहुत ज़्यादा उसको ध्यान से रखा जाए, बहुत ज़्यादा उसका ख़्याल किया जाए, बहुत ज़्यादा उसकी केयर की जाए। केयर करना बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को हमेशा मोहब्बत ही से इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हर वक्त ध्यान चीज़ों के ऊपर लगाना ईगोइस्टिक बिहेवियर की निशानी है। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि ईगो हमें हमेशा सेपरेट करके दिखाती है, लोगों से हमें मुख्तलिफ करके दिखाती है। हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज़्यादा बेहतर दुनिया में कोई नहीं है। हमारा रवैया यानी कि हम मुख्तलिफ हैं लोगों से। हम ऐसे लोगों को आप सुनेंगे, उनके जो अल्फाज होंगे कि मैं आम लोगों से मुख्तलिफ हूँ, लोग मुझे समझते नहीं हैं, लोग मेरा ख़याल नहीं करते, लोग मुझे पूरी तरह से अंडरस्टैंड नहीं करते हैं। यानी इस तरह से समझना कि मैं दूसरों से कोई अलग चीज़ हूँ। जबकि अगर हम सेल्फ़ के हवाले से बात करें तो हर इंसान अल्लाह की रूह है, अल्लाह का अमर है, अल्लाह का इरादा है और रूह के लेवल पर तमाम इंसान बराबर हैं। लेकिन जब हम अपना कंट्रोल रूह से, अपने असल से हटा करके अपनी ईगो को दे देते हैं, तो ईगो हमें दूसरों से अलग करके दिखाती है कि मैं लोगों से कोई मुख्तलिफ़ चीज़ हूँ, मेरे साथ ही कुछ ऐसा हुआ है। हर वक्त अपने आप को मज़लूम समझना, हर वक्त ये रोना कि भाई मैं तो किसी से कोई बात नहीं करती, मैं कभी कोई गलत काम नहीं करती, लेकिन लोग मेरे साथ गलत करते हैं। तो इस तरह का जो यानी अपने आप को मज़लूमियत के अंदर मज़लूमियत के लिबादे में छुपा लेना, ये ईगो है। ईगो हमेशा ख़ुद को छुपाती है, ज़ाहिर नहीं करती। मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ हवालों से अपने आप को वो छुपा के रखने की कोशिश करती है। ईगो को रिमूव करने का तरीका सिर्फ़ ये है कि हम ईगो को देखना शुरू कर दें, अपनी गलतियों, अपनी कोताहियों को पहचानना शुरू कर दें। जो शख़्स ईगो के अगर हम अपोज़िट देखें कि इसके अपोज़िट क्या है, अमूमन हमें यही रवैया अपने इर्द-गिर्द नज़र आ रहा है। लेकिन वहाँ पर हमें कुछ ही लोग ऐसे भी नज़र आते हैं जो बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिज़ाज होते हैं, बहुत ज़्यादा बुर्दबार होते हैं, उनके अंदर गुस्सा बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा हम्बल होते हैं, दूसरों की बात को बहुत तवज्जो और ध्यान से सुनते हैं। अमूमन लोग इसके लिए आजिज़ी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आजिज़ी भी मेरे ख़याल के मुताबिक थोड़ी-सी महदूद कर देती है। ईगो जो है वो उस हम हमें अपने आप को महदूद नहीं करना, हम लामहदूद हैं। किसी भी वर्ड के अंदर अगर हम अपने आप को कैद करेंगे तो हम महदूद हो जाते हैं। तो हमें अपने ज़हन को, उसकी सलाहियतों को समझना है। जो शख़्स ईगोइस्टिक नहीं होगा, वो कभी भी अपनी कामयाबी के ऊपर एक तरह से गुरूर नहीं करेगा, मगरूर नहीं होगा। वो समझता है कि उसकी हर कामयाबी जो है उसके पीछे अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और उसकी हर कामयाबी जो है उसे एक सिले के तौर पर, एक इनाम के तौर पर दी गई है और उससे कुछ बेहतर करके दिखाना है। तो इस हवाले से हमने इस वीडियो को तरतीब दिया कि ईगो के हवाले से हम इस तरह से डिस्कशन करें कि ईगो के जो चंद मोटे-मोटे पॉइंट्स हैं, जिसकी मदद से ईगोइस्टिक पर्सन को पहचाना जा सकता है, तो हम उसको डिस्कस करें और हम अपने अंदर भी तलाश करें कि इसमें से हमारे अंदर कौन-कौन सी पॉइंट्स मौजूद हैं कि क्या हम ईगोइस्टिक पर्सनैलिटी तो नहीं हैं। तो और अगर हैं तो उस पे अपने आप को बेहतरी